बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोयटा में बलूचिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी के हमलों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों लोग और दीगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये लोग गए कोयटा में खसूसी परवाज़ों पे, और कोयटा में जाकर इन्होंने मीटिंग की एक। लेकिन जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनसे मुलाकात नहीं की गई। वो लोग इंतजार करते रहे, बार बार कहते रहे, बल्कि पैगामात भी आए कि लवाहिकीन से मुलाकात की जाए, उनके शिकवे उनके गिले सुने जाएं। लेकिन ना तो फील्ड मार्शल ने उनकी बात सुनी और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। देखिए, मामला ये है कि लाशें तो इनको चाहिए, लाशों के साथ नमाज जनाजा के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हुए मैयत को कंधा देते हुए तो वीडियो और तस्वीर अच्छी बन जाती है। लेकिन जब जिंदा लोगों से आप बात करते हैं तो वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं की और ये उन्हें छोड़कर वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपने लवाहिकीन यानी पुलिस वालों की लाशें सड़कों पे रखी हुई थी। वो इंतजार कर रहे थे कि हमसे कोई बात करेगा। भाई, आप वहां नहीं जा सकते तो आप उन्हें पैगाम भिजवाइए कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, हमारे साथ आकर बैठकर बात करें। लेकिन उनसे बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहां ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहां पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी, ये वहां पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें। फिर तो कहा जाता कि बुकटी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहां पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए। उनके लवाहिकीन को मिले बगैर आ गए, वहां पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पे कहते जी, एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूं। ये एक पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में, नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। एक हफ्ते के बाद इसकी शादी थी। ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पे रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं, ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने मां बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है। इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहां एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था। तो उन्होंने हुकूमत से राब्ता किया, सरकार से राब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया, और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को, उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन्स थे उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहां से आया, केमिकल कहां से आया, और बिल्कुल कोयटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं। वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहां तो मादनियात है, वो बड़ी जबरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए, उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुंचती है, उन्हें हथियार कैसे पहुंचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर तरफ से घेरा हुआ है। यह सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था, तो मुझे एक चीज पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने है वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहां पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है।
अब कुछ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں پہ اس لیے پناہ دی گئی تھی کیونکہ وہ طالبان کے دشمن ہیں اور جب موقع ملے گا تو انہیں طالبان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں ٹی ٹی پی سے لڑوانے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا. اب کل ملا کر ہمیں جو بلوچستان سے پکچر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسمگلروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, انہیں مسلح کیا جا رہا ہے, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر انعامات تھے انہیں بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے, فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. پھر جو افغان فورسز تھیں جن سے طالبان لڑتے تھے وہ بھی یہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں. تو اس طرح الگ الگ قسم کے گروپس کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی فورس تیار کی جا رہی ہے الگ الگ قسم کی, اور ان کا کام ہے یہ نیشنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ لڑیں, قوم پرستوں کے ساتھ, یا بی ایل اے کے ساتھ لڑیں, یا دیگر تنظیموں کے ساتھ لڑیں, یا ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑیں. یعنی پاکستان میں ایک کے بعد ایک پراکسی بنائی اور تیار کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا پراکسی بنانے کے کھیل میں پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. اداروں نے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کیا لیکن اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. بلوچستان کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرینیں تک بند کر دی گئی ہیں, یعنی محدود مدت تک کے لیے ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور بلوچستان میں آمد و رفت روک دی گئی ہے. یعنی میں پھر آپ کو دوبارہ وہاں لے جاتا ہوں کہ خصوصی طیاروں کے اوپر بیٹھ کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اور ان کے لوگ پہنچے ہیں کوئٹہ میں. کیوں پہنچے؟ کہ یہ لوگ شہید ہو گئے تھے. اب وہ جو شہید ہیں ان کے لیے ایمبولینس بھی نہیں ہے. یعنی شہباز شریف کے لیے, فیلڈ مارشل کے لیے, باقیوں کے لیے خصوصی طیارے ہیں. وہ اپنے خصوصی طیاروں میں وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ میں, جبکہ یہ جو شہید اہلکار ہے جس کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس کو اس کی میت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دے رہے. وہ بیچارے چندہ جمع کر کے اپنے شہید اہلکار کو لے کر جا رہے ہیں. 9 اہلکار ناظرین بازیاب کروائے گئے ہیں. اب اس کا کریڈٹ اس سے پہلے کہ کوئی لے, میں آپ کو اصل خبر بتا دیتا ہوں یہ 9 اہلکار کیسے بازیاب ہوئے. جو روزنامہ قدرت ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے بلوچستان سے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان اطلاعات کی مکمل طور پہ تصدیق یا تصاویر ویڈیو سامنے نہیں آئی, مگر ہنا اوڑک سے جو اغوا ہونے والے 9 افراد ہیں ان کو مسلح افراد نے رہا کر دیا. ذرائع کے مطابق مغوی افراد کی رہائی کے لیے کل علاقے کے بزرگوں اور معتبرین کا ایک وفد پہاڑوں میں مسلح افراد کے پاس گیا تھا. آج مغرب کو مسلح افراد جو خود کو ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے مغویوں کو رہا کر دیا ہے. یعنی وہ جو مسلح افراد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو اغوا کیے ہوئے لوگ تھے ان میں سے 9 کو رہا کر دیا ہے. اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 18 کے قریب لوگوں کو شہید کر کے ان کی لاشیں پہاڑوں میں جو ہے وہ پھینک دی گئی تھی, جنہیں پھر بعد میں متاثرین اور لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ مزدوروں اور گاڑیوں کو لے جا کر اٹھا کر لائے تھے. پولیس کے اندر ناظرین سخت غصہ ہے, لواحقین کے اندر سخت غصہ ہے. وہ گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, جبکہ پولیس میں سخت رد عمل ہے. اب وہ فورس ہے ایک, میں نہیں چاہتا کہ ایسا کبھی ہو, لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے ڈیوٹی کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہے ہیں. اور ایسی ہی چیزیں خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر سے بھی سامنے آئی تھیں کہ انہیں نہ تو سہولیات دی جاتی ہیں اور لڑائی بہت بڑی ہے جس کے اندر انہیں دھکیل دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی لڑائی کے لیے ان کو اکوپمنٹ بھی دیا جائے نا, انہیں تیاری بھی کی جائے. لیکن پولیس کو بہرحال دھکیل دیا گیا. اور شہباز شریف صاحب جب گئے یہاں پہ کوئٹہ میں تو انہوں نے سب کے خلاف بات کی لیکن بھارت کے خلاف بات نہیں کی. ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی چیف یہ لوگ روز کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان الخوارج اور فتنۃ الاسرائیل الیہود پتہ نہیں کیا کچھ ان کے عجیب عجیب فتنے نام رکھے ہوئے. اتنی زیادہ عربی بولتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, تو وہ نام بھی عربیوں کے اندر رکھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ابھی دہشت گرد ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہیں. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اس لیے کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی اور استحکام جو ہے وہ بھارت سے ہضم نہیں ہو رہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی وہ ایسی کون سی ترقی ہے, کسی ایک چیز میں آپ بتا دیں جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا. یعنی آپ معیشت کے اندر آپ نیچے جا رہے ہیں, دہشت گردی آپ نیچے جا رہے ہیں, انوائرمنٹ آپ نیچے جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, پاکستان میں لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں, سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی بلکہ پاکستان سے باہر پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے, انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے, ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں, ملک کے اثاثے آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں باری باری. استحکام کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کل یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. حالات یہ استحکام کے کہ فیلڈ مارشل جو سب سے پاکستان کا طاقتور آدمی ہے, سب سے زیادہ بندوقیں اس کے پاس ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے, انہیں استثنا لینا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو جائے گا.
जब इस तरह की सूरत हाल है तो दुश्मन आपकी कौन सी तरक्की से और इस्तेहकाम से खाइफ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन होता पता है क्या है, पाकिस्तान में जब भी कोई नालायकी होती है ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से, और दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात होते हैं, आप देखें ना चागी में आते हैं वो आगे पूरे चागी को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं कई घंटों तक, फिर जब दिल करता है वो चले जाते हैं बीएलए वाले। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानो कान खबर ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं ये भारत की कार्रवाई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना क्रेडिट वो देते हैं। एक फौज का तर्जुमान खुद ये कह रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियां कामयाब हो रही हैं। ये आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश या उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कहां पे रोकी दहशतगर्दी? लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां पे जाके ब्रेक लगेगी? बाद में खबर दे दी जाती है जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए, लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई, और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहां पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं जी? हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए, ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नोशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है, और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं, उन्होंने एक मर्तबा भी भारत का नाम नहीं लिया। DGISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे, और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है, और उसके लिए सहाफियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी वहां से। अब तो इनको सहाफी भी नॉन सीरियस किस्म के वाजुकात मिलते हैं। मैं हर दफा नहीं कह रहा, ज्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफत की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, हो तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबारात पढ़े ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबारात पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंघालें, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफियों को जहाजों में भर भर के ले जाया जाता था। कहां पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब वहां पे तो कमाल हो गया, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वहां पे एक मिसाल कायम होगी, एक लाजवाल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कहानियां उस दौर में उन लिखारियों ने लिखी हैं, अखबारात में छापी गई, किताबों में लिखी गई। तो वो यही कहानी हमें सुना रहे थे कि जनाब बंगाली तो मर मिटे पाकिस्तानियों के ऊपर, वो इधर वालों से बहुत प्यार करते हैं, वो इश्क करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को हार पहना रहे हैं, वो ये कहानियां हमारे यहां पे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। और इसी तरह के सहाफियों को जो आज भी इनको मैसर है, उस दौर में मैसर से ले जाया जा रहा था, और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूं ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शर पसंद, ये भी उस वक्त कहे, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरूने मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। अजम का इजहार, ये हर दफा नया आजम करते हैं। इजाजत नहीं देंगे, यानी कोई यहां पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाजत नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है। एज इट इज ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, ये पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारे, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आप सुनते रहेंगे हमेशा, हम पहले भी यही सुनते रहे हैं। फिर कासिम सूरी साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा जी ये जहां पे लड़ाई हो रही है ना, या जहां पे लाके ये लोग बैठ गए आके, या बिठाया गया या आकर बैठ गए हैं, ये एरिया ना सिर्फ बड़ा सेंसिटिव है बल्कि बड़ा कीमती भी है। और वो ये कहते हैं कि यहां पे जब से माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास हुआ है,
उस वक्त से यहां पे दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हुए हैं। यहां पर डीएचए भी जमीनें खरीदना चाहता था। क्या यह सारा खेल कीमती मादनियात और जमीनों पर कब्जे के लिए खेला जा रहा है? बलूचिस्तान के लोग अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसी बातों में नहीं आते। 2 साल से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सील है, तो दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया ना कि जो अफगान फोर्सेस थी उनको भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी सहूलत मैसर है, वो भी यहां पे रहते हैं। नादरीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो ये कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसी को माल करार नहीं दिया जा सकता, इसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। ये फतवा है कि क्रिप्टो जायज नहीं है, ये उन्होंने फतवा दे दिया। मेरा उनसे सवाल है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आप ये बताएं कि क्या फॉर्म 47 के ऊपर बनाई हुई जाली हुकूमत जायज है? उस पर भी आप बता दें। उसको चलाना यह जायज है? जिन्होंने बनाई उन्होंने जायज काम किया? किसी सरकारी मुलाजिम का अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना और बार बार करना, क्या यह जायज है? गरीब के नेफे में पिस्तौल चला देना और अमीर के नारे के साथ लटक जाना, क्या यह जायज है? बताएं ना, इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कौम को। फिर यह बताएं कि ताहयात ओहदे और इस्तिस्ना लेना, क्या यह जायज है? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, क्या यह जायज है? इसके ऊपर भी आप लबकुशाई करें, जरा पता चले पाकिस्तानियों को मजीद चीजों के बारे में आपकी राय उनके सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, कश्मीर के बारे में मैं एक चीज आपको बताऊं, वहां पे ना एक बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो कश्मीर में हमारे दोस्त हैं वो जरा खबरदार रहे। मेरे पास 3 सोर्सेज से ये इतला आई थी, मैं इसको कंफर्म कर रहा था और अब मुझे समझ भी आ रही है इस बात की कि क्यों एक ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर में एक बात तो बड़ी क्लियर कर दी गई है कि या तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे कश्मीर में, या फिर एक ऑपरेशन किया जाएगा और वो ऑपरेशन इसी हफ्ते के अंदर होगा। क्योंकि ऑपरेशन से पहले इनको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए कैंपेन के लिए, निकलने के लिए, कोई ना कोई चीजों को आगे पीछे करने के लिए। या तो इनको इलेक्शन चंद महीने आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस चीज को डिफ्यूज करना पड़ेगा। बसूरत दीगर इसी हफ्ते में खुदा ना खास्ता कश्मीर के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर काफी नुकसान भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और इसके अंदर किस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि हर तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे वसाइल लगाए जाएंगे और इसको वंस फॉर ऑल किया जाएगा। एक ही दफा करें और सब खत्म करें, दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो। और खास तौर पे जो 4-6 लोग मेन टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी इस मर्तबा। यह है नाजरीन सूरत हाल कश्मीर की। लेकिन कश्मीर के लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो एक कदम पीछे नहीं हटते। हाँ, रजा डार के बारे में कहते हैं जी आजकल बात नहीं हो रही, वो मीडिया को मना किया गया। डार फैमिली का आदमी है ना, इसाक डार का नवासा है, तो फिर कैसे हो सकता है? रजा डार के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे बात नहीं हो रही, तो मैं एक खबर फिर मैंने निकाली है और पुलिस राय से मुझे पता चला है जो लोग परेशान है रजा डार के बारे में वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम में है, सुकून में है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ या तंगी नहीं है, बिल्कुल वो मजे में है और बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी तेजी से उसको बाहर निकालने का काम वो भी जारी है और उसके रास्ते पे तेजी से काम हो रहा है कि किस रास्ते से इसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर भी आ जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हलकान हो रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं कि डार फैमिली का शाही खानदान से एक लड़का इतनी देर तक जेल में कैसे रह सकता है, सुलाखों के पीछे कैसे रह सकता है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बेहतरीन सहूलियात उसको मैसर है, वो बहुत मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो एसी के अंदर है, बेफिक्र रहे, कुछ नहीं हुआ उसे और ना कोई उसके साथ सख्ती की गई है, ना उससे कोई सख्त सवाल करने की जुर्रत कर सकता है, तो जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था, तो मैं इस वीलॉग में आपको जरूर बताता हूं कि आलिया हमजा ने जेल से बैठकर मरियम नवाज को जवाब क्या दिया। आलिया हमजा ने कहा कि जनाब आपने कहा कि आपकी जेल में ये हो गया वो हो गया, तो अब आलिया हमजा ने जवाब दिया कि हमारी जेल क्या है और आपकी जेल क्या है। मरियम नवाज साहबा, आपकी जेल में एक अलग कमरा, अटैच बाथरूम, वॉक के लिए अलग जगह और ऊपर शेड मौजूद था, जबकि